कहानी को स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बोला था, पीरियड में अलोंग द पीरियड क्या होता है, जेड बाई ई कांस्टेंट होता है, लेकिन साइज डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है साइज डिक्रीज होता है। उसका रीजन मैंने कल क्या बताया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मैंने समझाने के लिए क्या बोला था, आपको शिल्लिंग इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, या इसको क्या बोलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है इसका, और स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑल्सो कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या डिफाइन करता है, तो न्यूक्लियस के अराउंड outermost इलेक्ट्रॉन का इंफ्लुएंस क्या है उसको बताता है, ठीक है। लिखो, स्लेटर्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्लेटर्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट is very helpful to compare the relative holding strength to the outermost इलेक्ट्रॉन की जो होल्डिंग कैपेसिटी है, इसको कौन डिसाइड करेगा, ठीक है। इट इज रिलेटेड लाइट ऑन है इसमें, हाँ नहीं है, ग्रीन लाइट नहीं जल रहा है। अब बंद हो जाए तो बता दो, ठीक है। स्लेटर्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट वेरी हेल्पफुल तो क्या होगा, कंपेयर द रिलेटिव होल्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ outermost इलेक्ट्रॉन। इट इज रिलेटेड विद एक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक्टिव नहीं होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। It is related with effective nuclear charge at the periphery of atom during screening phenomenon। क्या होगा, स्क्रीनिंग फेनोमेनन में देखो, मान लो आपका इधर क्या है, इधर क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें जेट प्रोटॉन है, क्या है, जेट प्रोटॉन, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज कितना है इस पे, जेट, हाँ न्यूक्लियर चार्ज क्या है। अब इसमें क्या है, ये सब सारे इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चे। हाँ मान लो ये आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या करेगा इसको, और इनर वाला इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, एक शील्ड करेगा ना, है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। मान लो इसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसके क्या करेगा, इसका इन्फ्लुएंस जितना न्यूक्लियस पे होना चाहिए उतना नहीं होगा। कल मैंने बताया था, रीजन क्या होगा इसका, क्योंकि जो आगे रहेगा उसी का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, पीछे वाले को क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन जो फेस कर रहा है, ठीक है, experienced by the electron
इसको मान लिए जेड स्टार। क्या है इसका मान है जेड स्टार। तो इसका मतलब क्या हो गया, इतना तो पता है जेड जो होगा वो ग्रेटर देन होगा जेड स्टार के, जब तो जेड ई बनता है ना, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के लिए वो इतना ई नहीं होगा, कम होगा। समझ रहे हैं? ठीक है, ये क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। डायग्राम नोट करो, प्रोड्यूस्ड बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन। सर एक बार वो बता दो तो जेड स्टार। देखो जितना इस पे होना चाहिए तो ठीक है, जितना इफेक्टिव चार्ज होगा उसका इनर वाला उसका इतना ही चार्ज होगा इसमें, लेकिन आउटर वाले का किसी भी आउटर को ले लो, इस आउटर का उतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा इस न्यूक्लियस का जितना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए तो उसको हमने नाम दे दिया जेड स्टार। ठीक है, कम जितना कम है उसको हमने नाम दे दिया। अभी हमको वैल्यू नहीं पता है, ये वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, इसको भी सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा इस वाले में क्या होगा उससे कम, इसमें थोड़ा उससे ज्यादा, फिर थोड़ा उससे ज्यादा, फिर थोड़ा उससे ज्यादा, और जेड के इक्वल इसमें होगा। तो इसमें जो जेड है वो है कि कितना चार्ज होना चाहिए। हाँ, जेड स्टार वो है कि कितना चार्ज है एक्चुअल में कितना होना चाहिए, क्योंकि जेड प्रोटॉन है, तो जेड प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो टोटल जेड इंटू ई होना चाहिए ना, लेकिन ये जेड इंटू ई यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कितना है जेड। ठीक है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ऐसे ही होता है ये स्क्रीनिंग फेनोमेनन। स्क्रीनिंग फेनोमेनन कैसे होता है, स्क्रीन का स्पेलिंग क्या होता है, SCR स्क्रीनिंग फेनोमेनन। ये सारे क्या है, अभी जो ऊपर जो डिसाइड किए ये सारे क्या है, स्क्रीनिंग फेनोमेनन। ठीक है, नोट करना, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, each and every electron each and every electron is strongly attracted by the nucleus। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस इनवर्ड। अच्छा ये लिखते जाओ, लिखना लिखना इनवर्ड लिख लिया, नोट कर लिए इतना तक। रिपेल outward by inner cell electron, repel outward by inner cell electrons and repel inward by outer cell electrons, combining all the force to each and every electron of system experience relatively less nucleus attraction. This phenomenon is called screening effect.
जल्दी कर लो बेटा जी। ठीक है, क्या होगा ये? देखो इधर फिर से ये डायग्राम बनाते हैं। यही मान लो ये प्लस चार्ज है, क्या है, क्या कर दिया जी? ठीक है, मान लो ये पी ऑर्बिटल, ठीक है, हाँ? इसमें E1 और E2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, E3 है, ये E4 है और E5 है। मान ली कितना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या E6 भी मान सकता है, जो भी लेना हो। इधर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस की तरफ ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, न्यूक्लियस है, हाँ? न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इनवर्ट पुल कर रहा है। ये जो है ना, ये उनको 3 महीने में पढ़ रहा है, पता नहीं चला क्या उनको, हाँ? ये न्यूक्लियस है, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इनवर्ट पुल करेगा। देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है नोट में, अभी क्या लिखा है, इन a multi electron system each and every electron is strongly attracted by the nucleus inward। न्यूक्लियस अपना इसमें क्या करेगा, इनवर्ट फोर्स करेगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, repelled outward by inertia। हाँ, repelled outward by inertia। इनर्शियल इलेक्ट्रॉन। अब जो इस इलेक्ट्रॉन की हम स्टडी कर रहे हैं, अभी किसकी कर रहे हैं, E3 की, ठीक है। तो इसको जो इनवर्ट, इसके लिए कौन सा है, E1 और E2, ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा। फिर क्या लिखा होगा, and repelled inward by outer shell। अब ये आउटर शेल जो इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए आउटर शेल तो यही है, ये इसको क्या करेगा, हाँ? उसके बाद क्या लिखा हुआ है, combining all the force to each and every electron of system experience relatively less nuclear attraction। अब जितना इसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन होना चाहिए, क्या उतना है, कम हो अभी ये मान लो ये ना होता, ये ना होता, तो क्या होता, ये डायरेक्ट न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में होता। लेकिन इसको क्या कर रहा है, ये आउटवर्ड की तरफ धक्का दे रहा है, इधर वाला इसको अंदर की तरफ धक्का दे रहा है, हाँ? इनवर्ट की तरफ पुल कर रहा है, यस। तो जो ये इफेक्ट आया, इस पे कोई जितना इसका इन्फ्लुएंस न्यूक्लियस पे होना चाहिए उतना उसका नहीं है। ये जो फेनोमेनन होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, शील्डिंग। ऐसे ही जब E4 का देखेंगे, E4 का न्यूक्लियस से क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा, इसका इनवर्ट E1 से होगा, E2 से होगा और E3 से भी होगा, या हो सकता है इसके बाहर भी कोई और हो, तो वो क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ पुल करेगा, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया? इसी को क्या बोलेंगे, शील्डिंग, ठीक है। इससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस, इसका एक सिग्मा टोटल फाइंड करके हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी फाइंड करना बताएंगे। जल्दी नोट कर लो। चल लाइट बंद हो, लाइट जली नहीं। इधर वाला ये मिला तो ये डायग्राम यस सर, समझ में आया? यस सर। अब क्या होता है, समझो, जैसे जैसे ये तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियस है, बच्चे इधर देखो, ये क्या है, के सेल, ठीक है, मान लो ये क्या है, समझिए, ये न्यूक्लियस है, ये पूरा, ये क्या है, एम सेल, ठीक है।
ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का है वो क्या है, दो ध्रुव। ठीक है, समझ गए। तो k से छोटा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, कम एरिया में ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब इसका शिल्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ये ज्यादा होगा, इसका शिल्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना उसका क्या होगा, शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है n मींस नंबर ऑफ, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है इसमें, कम, तो इसका शिल्डिंग क्या होगा, कम। ठीक है, समझ में आ गया। तो शिल्डिंग इफेक्ट जो होती है, शिल्डिंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन n वैल्यू, k ग्रेटर देन l, फिर m, फिर n, फिर o डैश। ठीक है, सबसे ज्यादा शिल्डिंग कौन प्रोड्यूस करेगा, इसको मिटा दें, इसको इरेज करें। shielding effect, shielding strength in orbital, इसमें क्या होता है, s ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा, फिर होता है p ऑर्बिटल, उसके बाद d ऑर्बिटल, उसके बाद होता है f ऑर्बिटल। ठीक है, देखो s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, p का डम्बल, d का डम्बल। ठीक है, तो s ऑर्बिटल का जो होता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग शील्डिंग, क्यों होगा, रीजन बताइए। इसका एक ही डायरेक्शन, कभी भी शील्ड करेगा तो क्या एक ही डायरेक्शन में कर पाएगा, हाँ? इसका होगा वेरी पुअर, f ऑर्बिटल बहुत ही कम। ठीक है, और d में भी क्या होता है, पुअर, बहुत ही कम। ठीक है, नेक्स्ट होता है कैलकुलेशन ऑफ, देखो कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, let z star be the, ये आउट ऑफ सिलेबस है, कैलकुलेशन नहीं आता, मैं इसको स्टार्ट, कैलकुलेशन आता नहीं है इस लेवल में। z star be the effective nuclear charge, क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देन क्या होता है, z स्टार लेस देन z होता है,
अभी पढ़ रहे हैं। ओए Yes, sir. जेड स्टार क्या होता है? Then Z. लेस क्यों होता है? तो ड्यू टू शील्डिंग होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा sir. तो यहाँ से लेस देन है, इसका मतलब इक्वल करेंगे तो क्या होगा? जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, कुछ हो सकता है वैल्यू जेड में, कुछ चीजें माइनस करेंगे तो ये आ सकता है इक्वल, क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है, या इसमें कुछ ऐड करेंगे तो ये जेड के इक्वल आ सकता है। वो कौन सा वैल्यू है? इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलेंगे? सिग्मा टोटल। अब ये क्या होता है? जेड स्टार इक्वल टू क्या होता है? Z minus sigma. ये नोट कर दो बेटा। अच्छा, तो ये सिग्मा कहां से आया? ये सिग्मा कहां से आया? Constant. ये नहीं, कांस्टेंट आया कहां से? Shielding effect. हाँ, शील्डिंग इफेक्ट होता है। सिग्मा क्या है? Sigma. कांस्टेंट। क्या पढ़ेंगे इसको? सिग्मा 6 में पढ़ देंगे। कांस्टेंट क्या बोलेंगे इसको? अ कांस्टेंट appears, a constant appears due to, a constant appears due to shielding, due to shielding effect, due to shielding effect called Riemann constant. या shielding constant। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो बोरोन लिख रहा है, क्या लिख रहा है? बोरोन। ठीक है। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5. 1s2 2s2 और 2p1। कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे। हाँ, अब मान लो इधर देखो, इसमें जब हम देखेंगे ये ऑर्डर इलेक्ट्रॉन है 4 2p इलेक्ट्रॉन, 2p में एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा? शील्डिंग प्रोड्यूस्ड बाय 1s का 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2s का 2 इलेक्ट्रॉन, 2s का 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है? इसका शील्डिंग हो रहा है। ऑर्डर वाला तो है ही नहीं। 4 2s इलेक्ट्रॉन, 2s इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो रहा है? ये भी नोट मत करना। शील्डिंग प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है? 1s का 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना, एंड 2s का 1 इलेक्ट्रॉन, 2s का 1 तो बाहर है ना, 2s का 1 इलेक्ट्रॉन, 2s के लिए 2s ही कैसे होगा? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2. इसको 1 को ले लेना, हाँ ठीक है। ऐसे ही और भी एलिमेंट का देखेगा। मान लो 2p3 है, तो 2p3 का थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जो पीछे वाला है वो भी तो क्या करेगा? उसका शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। नोट कर लिया? अभी कैलकुलेट करना भी सिखा देंगे, सीखिएगा या रहने दें? हाँ
सीखेगा या अलग है? ऐसे ही डेल्टा वैल्यू लिखते हैं नहीं बताओ। सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन कैसे होता है ये देखो। सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन मान लो S और P का है, किसका है? S और P, और D F का है, किसका है? SP या DF का, ठीक है। तो एक ना ऐसे बेहतर मान लो SP का है या D and F का है, ठीक है। nth n minus 1th n minus 2th, ठीक है, या n minus 3th तक भी ले लो, ठीक है। S और P में nth में रहेगा तो उसका इन्फ्लुएंस जो होता है वो कितना होता है? 0.35 फ्रैक्शन। कितना? n minus 1 में कितना होगा? 0.85। n minus 2 में 1 और 1, ठीक है। D and F में NF में कोई शुल्क नहीं होता, होता ही नहीं, 1 1 1, ठीक है, समझिए। D और F में कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसका शिफ्टिंग nth ऑर्बिटल का होता ही नहीं है, ठीक है। सर इसका क्या काम है? क्या होगा? सर ये सिग्मा की वैल्यू है। कैलकुलेट कैसे करते हैं? सर अभी बता रहे हैं, इसका जब भी बोरॉन का लिया ना, बोरॉन का ये समझा रहे हैं पूरा, ये काम अब समझ में आ जाएगा ना पूरा। ऐसे इतना आसान से समझ में आ जाता चीजें तो बस हो गया। सर ये आते हैं निकालने के लिए? हाँ? सिग्मा की वैल्यू आते हैं? नहीं, मैंने पहले लिख दिया था। समझ में आया तो बोलो तो बंद कर देंगे, कर दे सीधा डायरेक्ट वैल्यू लिख दे, बोलो। अगर निकालने को नहीं आते आगे आ सकते हैं, आगे क्लास में आएंगे, क्योंकि इसके बिना 11th लेवल में नहीं है। ये एडवांस वगैरह में क्वेश्चन आ सकता है या फर्स्ट ईयर में आ सकता है। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा है? 1s, हाँ 1s2, फिर क्या लिखे हैं? 2s, हाँ 2s2, फिर लिखे हैं 2p1। 2s का एक इलेक्ट्रॉन लो, 2s का एक इलेक्ट्रॉन लो, ठीक है, और 2p का भी एक इलेक्ट्रॉन लो, ठीक है, समझ में गया? देखो 2p1 इसके लिए क्या हो गया? nth हो गया, कितना हो गया? बाहर वाला है ना, ये क्या हो गया? n minus 1 बाहर, उसके बाद वाला हो, ठीक है। हाँ ऐसे नहीं, इसके लिए मान लो ऐसा ऐसा समझो, ये यदि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर है, ठीक है, मानो इस लेवल में, ठीक है, ये इसका क्या बन गया? n, ये इसका बन गया n minus 1 और इसका बन गया n minus 2। जहाँ जो न्यूक्लियस के पास है, ठीक है, वो क्या बनता जाएगा? बदल जाएगा। तो ऐसे इसके लिए ये 2s 2p वाला ये सारा क्या है? n है, और ये n minus 1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं समझो। सर ये दोनों n कैसे हो गए? n equal to 2 है ना इसको, अच्छा ठीक हाँ हाँ समझ तो पढ़ाने के बाद राम कहानी के बाद ही पूछेगा आगे ना समझ, हाँ चाहे 3s हो 3p हो 3d हो, n equal to 3 ही है, ठीक है। देखो इसके लिए 4 मान लो 2p इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसका शेडिंग निकाल रहे हैं, यहाँ लिख दूं 4 2p इलेक्ट्रॉन। 2p इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो रहा है?
हमको सिग्मा टोटल निकालना है। क्या निकालना है? सिग्मा टोटल। ठीक है, इसमें देखो इसके n वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके nth वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के 2, क्योंकि हम इसको तो पढ़ ही रहे हैं ना। कितना है तो इसको क्या करेंगे, तो अब देखो ये जो nth वाला है वो किस में, s है या p है, किसमें, s में। s का nth का कितना होता है 0.34। n माइनस 1 में कितना है, n माइनस 1 में s का ही है अगेन, लेकिन उसमें क्या है, s में n माइनस 1 में होता है तो 0.85 इंटू 2, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, समझ गए। इसको करो तो कितना हो गया 0.7 प्लस कितना हो गया 1.7, कितना हो गया 2.4। इसका जेड स्टार कितना निकलेगा, जेड माइनस सिग्मा। एटॉमिक नंबर बोरॉन का कितना होता है 5 माइनस 2.4 कितना हो गया, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस पे जो है इस इलेक्ट्रॉन का वो 2.6 है। कितना कम हो गया, सोचो आधा हो गया। ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। हाँ ठीक है, अरे मैं ना अच्छा, यदि मान लो हमको इसका 2s से एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए कैलकुलेट करना है, मान लो इसके लिए कैलकुलेट करना है, सब लोग पहले अच्छा चीज बता रहा हूँ, इसके लिए कैलकुलेट करना है। इसको क्या करेंगे, इसके लिए तो n में अब एक ही बचा, इसके लिए सिग्मा 4 2s 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सिग्मा टोटल क्या हो जाएगा, n में कितना इलेक्ट्रॉन बच गया अभी, एक 1 इंटू 0.35 प्लस n माइनस 1 में 2 कितना हो गया ये 3.35 प्लस 1.7 कितना हो गया ये 2.05। तो इसमें जेड स्टार कितना होगा, जेड माइनस सिग्मा टोटल कितना हो गया ये 5 माइनस 2.05 2. दिख रहा है, जैसे जैसे अंदर आ रहा है इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है ना, अब क्लियर होगा। हाँ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए सबके, ये ज्यादातर क्लासों में ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बस उनको इसलिए बता दिया थोड़ा सा। ये वाले इधर वाले मिटा देता हूँ, नोट कर लिया था। हाँ अब डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख देता हूँ, अब तो कैलकुलेट कर लेगा ना बच्चे। अब कैलकुलेट कर लेगा ना, जैसे ली बे बक नो फॉर, ठीक है क्या है ये, क्या है लिथियम का होता है 1.3 कितना होगा, बेरिलियम का होता है 1.95। ये क्या होगा, क्या है ये जेड स्टार, अभी इधर देखो नोट मत करना, ये जेड स्टार क्या होगा, इसका कैलकुलेट करेगा तो ऐसा वैल्यू आता है 2.6 प्लस 0.65 ऐड होता है। ठीक है, इसमें ऐड करोगे तो कितना हो गया 3.25, इसमें ऐड करोगे तो कुछ क्या है तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे कितना होगा 3.9, इसमें ऐड करो 0.65 प्लस 0.65 ऐड होता है इसमें 3.9, फिर क्या होता है 4.55, इसमें ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा 5.5,
5.2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका तो क्या होता है, ये तो वैन डर वाल रेडियस होती है। आपने क्या पढ़ा, इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड स्टार, नहीं इन्वर्स, जेड स्टार के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब देखो सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, इसलिए हम लिखते हैं क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्या लिखते हैं, कार्बन, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर लिथियम, इसके बाद आता है नियॉन। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ? और मैंने एक बात बताया था, वैन डर वाल रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन, तो जो फर्स्ट पीरियड में ये किसका है, फर्स्ट पीरियड, ऐसे ही सेकंड पीरियड में क्या होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, आर्गन का बढ़ जाएगा, इधर आ जाएगा आर्गन सबसे ज्यादा, मान लो पलट के लिख दिए इसको, फिर आएगा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, सल्फर, एंड देन क्लोरीन। ठीक है, पूछेगा एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा, इधर से इधर साइज बढ़ रहा है, इधर से इधर साइज डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, क्लोरीन का रेडियस सबसे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस कंपेयर में इसका साइज सबसे छोटा होता है। इधर रेडियस डिक्रीज होता है, इधर रेडियस, ठीक है, हाँ यार बोलो ना। रेडियस का बता ही दिया है पूरा, ऑक्सीडेशन नंबर का बताया है ना, हाँ? इसमें एटॉमिक रेडियस सर उसके नीचे, उसके नीचे ये फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट है यार, गधा है सच में, गधे के गधे होंगे, सब घोड़ा बनता है, तुम गधा। इसमें क्या, ये फर्स्ट पीरियड नहीं होगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर से आएगा, कुछ क्या लग जाए, कुछ लग जाए। ये जो एनर्जी होता है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है जेड स्टार, किसका, जिसका रजिस्टर जितना ज्यादा होगा उसका, ठीक है। तो इसका मतलब जो होता है, ये 2s मान लो, इसका 2s और 2p का एनर्जी इतना रहा होगा, ठीक है, इसका एनर्जी कम हो जाएगा, लेकिन एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा, इसमें तो और कम हो जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, ठीक है। इसकी एनर्जी क्या कितनी होगी, इस वाले की कितनी होगी, और यहाँ, ठीक है। तो एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, लिख लो, बहुत अच्छा काम कर रही है।
as effective nuclear charge increases, energy of 2s and 2p orbital decreases. Energy of 2s and 2p orbital decreases, but the energy difference between 2s and 2p orbital increases. यहाँ पे इंडिविजुअल जो होगा 2s और 2p का एनर्जी डिक्रीज करेगा, ठीक है, लेकिन डेल्टा ई 2s 2p का क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ गया? इसलिए आगे जब हम पढ़ेंगे याद रखना हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके लिए होता है? हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली इम्पोर्टेंट फॉर कार्बन एंड नाइट्रोजन, इसके बाद नहीं होता है क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। डेल्टा ई यहाँ पे डेल्टा ई ज़्यादा है, ठीक है, समझ में आएगा? हाँ, अब देखो मान लो कोई मेटल है, मैंने कुछ दिन भी बताया था, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव हुआ, फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया m प्लस हुआ, इधर की तरफ रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा, इधर नेगेटिव बनने से इंक्रीज होता है और पॉजिटिव बनने से डिक्रीज होता है। इतना था तुम्हारा रेडियस। एक बात बता दो हमें, O माइनस और O2 माइनस में रेडियस किसका ज्यादा होगा? और Mg प्लस और Mg2 प्लस में नेक्स्ट टॉपिक नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक नोट करो, आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्या है? आयोनाइजेशन